नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के डेट के ऊपर, यानी कि भारत के कर्ज के ऊपर। क्योंकि पिछले एक दो हफ्तों में आईएमएफ की चेतावनी कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% छू सकता है इन एक्सट्रीम केसेस काफी न्यूज में था। दो भारत सरकार ने इसके ऊपर अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और डीप डाइव करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि क्या हाई डेट टू जीडीपी रेशियो से एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, बाकी के देशों में क्या स्थिति है, उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डेट, एंड क्या भारत अपना कर्ज कम कर सकता है। एक्चुअली कम कर सकता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या भारत ने अपना कर्ज कम करना चाहिए। आइए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, एंड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, प्रेजेंट सिचुएशन अक्रॉस ग्लोब। दोस्तों, जैसे आईएमएफ ने कहा कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% छू सकता है इन एक्सट्रीम सिनेरियो, तो फिलहाल के सिचुएशन में भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है और बाकी के देशों से कंपैरेटिवली कम है या ज्यादा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, 2022 से 2023 के टाइम भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 81% पे था, जो कोविड के टाइम 88% तक पहुंच गया था। यानी कि वहां से हमने हमारा रेशियो सुधारा है। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखोगे तो लगभग हर बड़ी इकोनॉमी का कोविड के बाद से डेट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है एंड शार्पली बढ़ा है। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 250% को क्रॉस कर चुका है, एंड वही सिंगापुर, यूएसए, फ्रांस एंड यूके का डेट टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी 100% के मार्क को क्रॉस करके बैठा है। एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में ब्राजील का डेट टू जीडीपी रेशियो भी भारत से खराब है एट 85%। तो इससे क्लियर होता है कि 100% डेट टू जीडीपी रेशियो पहुंचना एट सच कुछ पहाड़ टूटने वाली बात नहीं है, क्योंकि करंटली बहुत से डेवलप्ड देश उस लेवल को क्रॉस करके बैठे हैं। लेकिन हाई डेट टू जीडीपी रेशियो दो बड़ी प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। पहला, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू है उसमें बड़ा गैप होना, यानी कि बड़ा फिस्कल डेफिसिट, एंड दूसरा, डेट लेने के प्रपोर्शन में या उससे ज्यादा जीडीपी का ना बढ़ना। और ये दोनों भी प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है। चैप्टर 2, डेट टू जीडीपी रेशियो ओवर द इयर्स। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जापान, सिंगापुर, यूएसए, फ्रांस एंड यूके, इनका डेट टू जीडीपी रेशियो 2002 से लगातार बढ़ते ही जा रहा है एंड अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गया है। एंड इसका मेन रीजन है कि गवर्नमेंट खर्चा तो ज्यादा कर रही है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में इंपैक्ट लाने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, इन डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऑलमोस्ट 95% इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। सो जो गवर्नमेंट डेट उठा के स्पेंडिंग करती है वो कैपेक्स नहीं होता है, जिससे इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आता। उल्टा कई बार गवर्नमेंट की अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन को जन्म देती है, जैसे कि हमने कोविड के टाइम ही देखा था। एंड वही अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखोगे जो वेल मैनेज्ड है, लाइक ब्राजील, इंडिया एंड फॉर दैट मैटर चाइना भी, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करते हैं कि चाइना में डेट टू जीडीपी रेशियो 270% तक पहुंच गया है, बट इट्स चाइना सो वी डोंट नो द ट्रूथ। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमीज जो ठीक ठाक मैनेज्ड है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ की भूख है। सो गवर्नमेंट जब भी डेट उठा के कैपेक्स करती है तो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जीडीपी की रफ्तार डेट लेने की रफ्तार से ज्यादा होती है एंड वो वेल मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड होता है। चैप्टर 3, भारत की जरूरतें वर्सेस भारत का भविष्य। दोस्तों, भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में हुए,
जिसके बाद से हमारी इकोनॉमी ने अलग ही बूम देखा। लेकिन इसके पहले के भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इतनी नहीं थी। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन की बेसिक जरूरतें पूरी करने की डिमांड्स थी, वो हमें खर्चा अवॉइड करने नहीं दे रही थी, जिसका रिजल्ट ये होता कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता था देन गवर्नमेंट रेवेन्यू, और यही डिफरेंस गवर्नमेंट डेट के रूप में फाइनेंस करती थी। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होने लगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने लगा, क्योंकि लोग इनकम जनरेट करके टैक्स भरने लगे। वैसे वैसे जो हमें हमारी जरूरतें थी, उनकी फाइनेंसिंग हमारे टैक्स से ही हो जाती थी। लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को ठीक तरह से ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में बनाए रखने के लिए सरकार को करना पड़ रहा था कैपेक्स, यानी कि सड़कें, हॉस्पिटल्स, पोर्ट्स, रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो इस इकोनॉमिक ग्रोथ में चार चांद लगाए। इसके लिए सरकारों को अभी काम करना पड़ता, ताकि आगे चल के स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ और स्मूथ हो, टैक्स रेवेन्यू बढ़े, जो वापस इस साइकिल को रिपीट करे तब तक जब तक हमारा देश विकसित ना हो जाए। इसके लिए दोस्तों सरकारों को बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे आज के तारीख में, जिसका सबसे बड़ा सोर्स है सिर्फ डेट। इसलिए हम डेट को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि डेट को प्रॉपरली कैसे मैनेज करे एंड सर्विस करे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पे डेट लेके पैसे ना उड़ाए, बस यही चीज हमारे कंट्रोल में है। चैप्टर 4, डेट टू जीडीपी रेशियो को मेंटेन कैसे करें। दोस्तों, इस यंग नेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा करना इज अ नेसेसिटी। इसके लिए गवर्नमेंट दो चीजें कर सकती है। जितना उनको खर्चा करना है साल में, वो टैक्सेस से कलेक्ट करने की कोशिश करे, जो एक पॉइंट के बाद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैफर कर्व के अकॉर्डिंग अगर टैक्सेस को लगातार बढ़ाते गए, देन एक पॉइंट के बाद वो रेवेन्यू में एडिशन करने की जगह रिडक्शन का काम करता है। एंड ऑल्सो ना सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू का रिडक्शन, बल्कि प्राइवेट कंजम्पशन भी हैम्पर होती है, क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं बचती है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस एंड देयर बेसिक नीड्स। तो आफ्टर अचीविंग दिस पॉइंट, एकमात्र जरिया है पैसा जमा करने का, बाय टेकिंग अप डेट। तो दोस्तों, अभी आप बोलोगे, राजीव वापस डेट लेने की बात हो रही है, ये तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो वापस बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर डेट लेने की रफ्तार से ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो चाहे हम साल दर साल डेट लेते जाए, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो या तो मेंटेन होगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो दोस्तों, आपको ये नहीं देखना है कि हमारा देश कर्ज लिए जा रहा है, बल्कि आपको ये देखना है कि क्या हमारी इकोनॉमी हमारे कर्ज लेने की रफ्तार से ज्यादा तेज ग्रो कर रही है या नहीं। एंड जब तक ये ग्रो कर रही है, तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है। मस्त रिलैक्स होके एक एक्सपांडिंग इकोनॉमी का फायदा उठाइए। लेकिन जिस समय हमारा डेट आउटपेस करने लगे हमारी इकोनॉमी को, देन इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हमारी सरकार से पूछे कि क्यों हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है एट अ हायर पेस। क्योंकि अगर डेट बढ़ रहा है एंड इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, दिस इज अ क्लियर साइन कि गवर्नमेंट डेट प्रोडक्टिवली स्पेंड नहीं हो रहा है, बल्कि वो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक बर्डन का काम कर रहा है, जैसे हमारे लॉस मेकिंग पीएसयूज को बेल आउट करने में जाने वाला सरकार का पैसा, टोटली यूजलेस एक्सपेंडिचर। चैप्टर 5, रुपी की परसीव्ड वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना। दोस्तों, अभी तक तो हमने बात की कि कैसे डेट लेना एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, until and unless it's well managed। लेकिन अभी मैं ये बताता हूं कि हमें और एक काम क्या करना चाहिए, जिससे कि हम अगर चाहे तो हाई डेट टू जीडीपी रेशियो लाइक 100% प्लस पे भी थोड़े टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी यूनिक है, बल्कि वीडियो के स्टार्ट में जिन जिन देशों का डेट टू जीडीपी रेशियो
ऑलरेडी बहुत हाई है, टू सम एक्सटेंट वो भी यही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। Especially the king of using this strategy is none other than the USA। तो दोस्तों, जैसे यूएस डॉलर की एक अलग परसीव्ड वैल्यू है दुनिया में, जिसके चलते दुनिया का हर एक देश डॉलर्स रखना चाहता है, ठीक उसी तरह हमें भी हमारे इंडियन रूपी की एक स्ट्रॉन्ग परसीव्ड वैल्यू डेवलप करनी पड़ेगी। परसीव्ड वैल्यू स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट वे है टू बिकम अ करंट अकाउंट सरप्लस देश, यानी कि इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, जो फिलहाल हमारा देश नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक बार हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, इससे हमारी इंडियन रूपी की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, जिसके चलते इंडियन रूपी स्ट्रांग होगा। अब हमारी करेंसी भी स्ट्रांग हो गई, लेकिन एक स्ट्रांग करेंसी एक एक्सपोर्टिंग नेशन के लिए बहुत ही नेगेटिव है। सो इसको काउंटर करने के लिए हमें हमारी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ रूपी का सप्लाई बढ़ाने से होगा। और वो कैसे होगा? या यू गेस्ड इट राइट, बाय प्रिंटिंग मोर मनी। तो दोस्तों, अभी ना इस बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक्स के प्रिंटिंग से कैसे सरकार का एक तरह से डेट ऑलमोस्ट माफ हो जाता है। तो ध्यान से सुनना। तो हमारे केस में आरबीआई रुपीस और प्रिंट करेगी और उन्हीं पैसों से ओपन मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेगी। अब जब जब इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा एंड एज इन व्हेन द बॉन्ड्स मैच्योर्स, तो सरकार उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट एंड फेस वैल्यू का पेमेंट करेगी। अब ये जो पैसा सरकार देगी वो बॉन्ड होल्डर को मिलेगा, जो इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब आपको ये बात पता है कि नहीं, आई डोंट नो, आरबीआई एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है। सो आरबीआई को जितना भी पैसा चाहिए टू रन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, वो अपने पास रखता है एंड बाकी सारा पैसा भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में ट्रांसफर करता है एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। इन शॉर्ट, आरबीआई एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट करके गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद के गवर्नमेंट से इंटरेस्ट लेके वही पैसा वापस गवर्नमेंट को देके एक तरह से गवर्नमेंट का डेट माफ कर रहा है। अब इसका डाउनसाइड ये है कि अगर किसी भी वक्त करेंसी की परसीव्ड वैल्यू कम हुई, देन करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से जो इन्फ्लेशन होगा उसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हमारी करेंसी की परसीव्ड वैल्यू को स्ट्रेंथन करने की तरफ हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि क्या पता कब एडिशनल डेट की जरूरत पड़ जाए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डेट एक नेसेसिटी है करंट फाइनेंशियल सिस्टम की, एंड कैसे जस्ट इमोशंस में बह के कि देश का इतना कर्ज हो गया, हम डिसीजन नहीं ले सकते, एंड कैसे एक स्ट्रॉन्ग रूपी के चलते हम और कर्ज उठा सकते हैं। दो ये बहुत ही डेंजरस बात है, लेकिन मुसीबत के समय हमें हर संभव प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्ते।